इंटीग्रेशन 20 नंबर का आता है हमारे बोर्ड एग्जाम के अंदर ये चैप्टर। तो अगली कुछ वीडियोस के अंदर हम इंटीग्रेशन और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ेंगे और सीखेंगे किस तरीके से सॉल्व करते हैं इंटीग्रेशन के क्वेश्चन और अपने 20 मार्क्स एग्जाम में हम इजीली स्कोर कर पाए। चलिए स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन के साथ। अब इंटीग्रेशन होता क्या है? हमने क्लास 11th में डिफरेंशिएशन पढ़ा था। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है तोड़ना, इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना। तो बिल्कुल रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन को हम बोलते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। घबराने की यहाँ बिल्कुल बात नहीं है। अगर किसी बच्चे को डिफरेंशिएशन के बेसिक याद नहीं है तो फिर भी डरने की बात नहीं है। यहां पर हम साथ में सारे बेसिक्स भी कवर करेंगे। चलिए करते हैं स्टार्ट अब इंटीग्रेशन के साथ। हमने देखा था डिफरेंशिएशन क्या होता है। अगर मेरा कोई फंक्शन है, मान लीजिए साइन एक्स, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन एक्स, तो मैं उसको डिफरेंशिएट करता था विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि ये जो फंक्शन है ये एक्स के टर्म्स में है, तो मैं उसे डिफरेंशिएट करूंगा एक्स के रिस्पेक्ट में, डी बाय डी एक्स। तो इस तरीके से हम डिफरेंशिएट करते थे और इसको डिफरेंशिएट करके मेरे को क्या मिलता था? मुझे मिलता था कोसाइन ऑफ एक्स। अब ये बात हमने अपनी क्लास 11th में भी सीखी थी। अब इंटीग्रेशन क्या होता है? तो देखिए बच्चों, अब यहां पर अगर मैं बोल दूं डी बाई डी एक्स साइन एक्स प्लस सी, ये भी कोस एक्स आएगा, क्योंकि किसी भी कांस्टेंट को जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा वो तो जीरो हो जाता है। अगर मैं डी बाई डी एक्स ऑफ 2 लिखूं तो ये जीरो होता है। चलिए अब देखिए, अगर बच्चों किसी डी फंक्शन को y को अगर मैं इस फंक्शन cos x को मैं इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे मिलेगा क्या? मुझे मिलेगा sin x। और अगर मैं sin x को डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे मिल जाता है cos x। तो इसको मैं लिख सकता हूं y इज इक्वल टू, लेट सपोज कि जो फंक्शन है जिसको मुझे इंटीग्रेट करना है वो है f ऑफ x। f ऑफ x और किसके रिस्पेक्ट में करना है? अगर ये फंक्शन x की टर्म्स में है तो मुझे इसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा dx। और इंटीग्रेशन का सिंबल होता है ये। चलिए अब इसको मैं कहता हूं जिस फंक्शन को मुझे इंटीग्रेट करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे साइन एक्स को इंटीग्रेट करना है तो मैं लिखूंगा इस तरीके से। मैंने dx क्यों लिखा? क्योंकि जो साइन एक्स फंक्शन है वो x की टर्म्स में है, तो इसलिए हम इंटीग्रेट भी विद रिस्पेक्ट टू x ही करेंगे। अब देखिए, इसे मैं कहता हूं अपना इंटीग्रांड और इसे हम कहते हैं वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। अब देखिए बच्चों, ये तो थी बात लिखने की कि इंटीग्रांड क्या होता है, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन क्या होता है। अब जब मैं इसको सॉल्व करूंगा आगे तो मुझे इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स, अब कोई आंसर आएगा तो लेट सपोज वो आंसर है कैपिटल एफ ऑफ एक्स। अब आगे देखिए, अब कैपिटल ऑफ एफ ऑफ एक्स तो मेरा आ गया आंसर। अब मुझे
इसके साथ में एक कांस्टेंट भी लिखना पड़ेगा। अब आपका सवाल होगा कि सर ये कांस्टेंट क्या है? देखिए, अगर मैं किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करता हूं, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने यहां पर डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स किया था तो कॉस एक्स आया था, पर अगर मैं डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस सी कर दूं तो वो भी तो कॉस एक्स आएगा। तो इसका मतलब क्या है, जब मैं किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करता हूं तो कोई कांस्टेंट आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, तो इसलिए मुझे कांस्टेंट लिखना ही पड़ेगा। अगर यहां कोई कांस्टेंट नहीं होगा तो मैं c की वैल्यू कर दूंगा 0, और इस c को मैं बोलता हूं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। अब सवाल उठता है कि भाई जो ये f ऑफ x है, स्मॉल f ऑफ x है, ये क्या क्या हो सकता है? तो ये बच्चों कोई भी फंक्शन हो सकता है, ये लोगैरिथमिक फंक्शन भी हो सकता है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी हो सकता है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी हो सकता है, या फिर अलजेब्राइक फंक्शन भी हो सकता है ये। अब देखिए, मैं मानता हूं यहां तक बात थोड़ी डाइजेस्ट करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि अभी तक हमने एक भी एग्जाम्पल नहीं देखा है। तो चलिए, इंटीग्रेशन शुरू करने से पहले कुछ छोटे छोटे फॉर्मूलाज हैं जो आप रिकॉल कर पाएंगे अपने डिफरेंशिएशन से, तो देख लेते हैं वो फॉर्मूलाज। अब देखिए, हमने पढ़ा था अगर मैं x की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 को डिफरेंशिएट करूं तो क्या होता है, 1 अपॉन में n प्लस 1 तो कांस्टेंट है, तो ये तो बाहर आ जाएगा, तो बचेगा क्या, d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर n प्लस 1। अब देखिए, अगर मुझे डिफरेंशिएट करना होता था तो मैं क्या करता था, कांस्टेंट को एज इट इज लिखा, x की जो भी पावर होती थी उसको मल्टीप्लाई कर दिया n प्लस 1, और x की पावर n प्लस 1 में से एक घटा दो तो बचा n, तो n प्लस 1 से n प्लस 1 कैंसिल हुआ, तो डिफरेंशिएट करके मेरे पास क्या आई वैल्यू, डी वाई बाई डी एक्स ऑफ x की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 इजिकल टू x की पावर n। अब देखिए, अगर मैं इस फंक्शन को, जब मैंने इसको डिफरेंशिएट किया तो मुझे मिला ये, और देखिए ये एक चीज थी, जब मैंने तोड़ तोड़ कर उसे लिखी तो मुझे ये चीज दिखी। अब इस जो टूटी हुई चीजें हैं, अगर मैं इसको वापस जोड़कर लिख दूं तो मुझे यही तो दिखेगा। तो बेसिकली अगर आप जिस फंक्शन को डिफरेंशिएट करने पर जो आपका आंसर आता है, अगर आप उसी आंसर को इंटीग्रेट कर देंगे तो आपके पास पुराने वाला फंक्शन वापस आ जाएगा। तो अगर मैं x की पावर n को इंटीग्रेट करके लिखूं तो क्या आएगा, तो देखिए बच्चों, x की पावर n, यहां पर ये हो गया f ऑफ x, और वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन क्या होगा, dx। क्यों dx होगा, क्योंकि यहां पर जो फंक्शन है वो x की टर्म्स में है। अब मुझे इसका इंटीग्रल बताना है, तो देखिए इसका इंटीग्रल x की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 यही तो आएगा, प्लस c कांस्टेंट, क्योंकि हमें नहीं पता कि जो ये फंक्शन था जब डिफरेंशिएट हमने किया था वहां पर कोई कांस्टेंट प्रेजेंट था या नहीं था, तो इसलिए हम हमेशा जब भी हम इंटीग्रेशन का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम ये जरूर लिखेंगे। अब देखिए, ये हो गया हमारा फर्स्ट फॉर्मूला। अगर मैं dx को इंटीग्रेट कर दूं तो देखिए dx को इंटीग्रेट करने पर मेरे पास आएगा x प्लस सी, cos x को मैं इंटीग्रेट करके लिखूं तो मुझे मिलेगा sin x प्लस सी। सबसे ज्यादा बच्चे जो कंफ्यूज होते हैं वो इन फॉर्मूलाज में होते हैं,
क्यों होते हैं? देखिए, जब मैं डिफरेंशिएट करता हूं cos x को, वहां पर आता है माइनस साइन x, पर जब मैं इंटीग्रेट करूंगा cos x को, यहां पर प्लस साइन x आएगा। इस बात का आपको खासा ध्यान रखना है। चलिए, अब मैं साइन x को इंटीग्रेट करता हूं विद रिस्पेक्ट टू dx, तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा माइनस cos x प्लस c। अगर मैं sec स्क्वायर x dx को इंटीग्रेट करूं तो मुझे मिलता है tan x प्लस c। अगर मैं इंटीग्रेट करता हूं cosec स्क्वायर x dx तो मुझे मिलेगा माइनस cot x प्लस c। ये बच्चों में जितने भी फॉर्मूलाज आपको आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं, ये सारे आपको याद होने चाहिए। ये बेसिकली फॉर्मूलाज नहीं है। जब इस फंक्शन को हमने डिफरेंशिएट किया तो ये आया था, तो इंटीग्रेट करके क्या आता है, ये चीज हमें याद होनी चाहिए, क्योंकि यही जो फॉर्मूलाज जो सामने आपको दिख रहे हैं, यही हमारे क्वेश्चन सॉल्व करने में हमारी मदद करेंगे। चलिए, इंटीग्रल ऑफ सेक एक्स टेन एक्स dx, तो ये किसका डेरिवेटिव होता था? तो बच्चों, अगर आपको याद हो तो ये होता था sec x का डेरिवेटिव। तो जब इसको मैं इंटीग्रेट करूंगा तो मेरे पास ये आंसर आएगा। इसी तरीके से cosec x cot x dx, तो ये होगा बच्चों हमारा माइनस ऑफ cosec x प्लस c। इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन में अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है माइनस ऑफ cos इनवर्स x प्लस c। इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है tan इनवर्स x प्लस c। या फिर dx प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को बच्चों मैं माइनस ऑफ कॉट इनवर्स x प्लस c भी बोल सकता हूं। चलिए, अब बढ़ते हैं हम आगे। इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन में x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 को हम बोलेंगे सेक इनवर्स x प्लस c। dx ऑफ x अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 1 को हम माइनस ऑफ कोसेक इनवर्स x प्लस c भी बोल सकते हैं। e की पावर x dx, तो जब भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन आता है तो उसमें कोई चेंजेस नहीं आते, बिल्कुल डिफरेंशिएशन की तरह। जब हम डिफरेंशिएट भी करते थे एक्सपोनेंशियल फंक्शंस को तो कोई चेंज नहीं आता था। अब और अगर a की जगह कोई कांस्टेंट वैल्यू है a की पावर x, तो ये हो जाता है a की पावर x बाय लॉग a प्लस c। तो ये हैं बच्चों कुछ फॉर्म्स जो हमारे क्वेश्चन सॉल्व करने में हमें हेल्प करेंगी। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, ये बेसिक चीजें हैं जो आपको याद रहनी चाहिए। अब देखिए, इंटीग्रेशन के बेसिकली दो पार्ट्स होते हैं, पार्ट्स ऑफ इंटीग्रेशन। इनडेफिनेट, डेफिनेट। अब बच्चों, ये चैप्टर पहले इनडेफिनेट के बारे में हमें बताता है, फिर डेफिनेट के बारे में। हमारी एनसीईआरटी बुक्स में पहले इनडेफिनेट को प्रेफरेंस दी गई है, उसके बाद डेफिनेट को। पहले मतलब सारा जो हमें पढ़ना है पहले इनडेफिनेट के बारे में पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन से। अब देखिए, अब क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले
मैं आपको बस 2 प्रॉपर्टीज और बताऊंगा और उसके बाद आ जाएंगे हम डायरेक्टली अपने क्वेश्चंस के ऊपर। अब देखिए, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में जो 2 प्रॉपर्टीज हमें याद रखनी है वो हैं, मान लीजिए अगर मुझे इंटीग्रेशन निकालना है और फंक्शन मुझे एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, कोई भी 2 फंक्शन है और बाहर ऐसे dx लिखा हुआ है, तो मैं इसको तोड़कर लिख सकता हूं और इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं। मतलब अगर बीच में प्लस है तो आप इंटीग्रेशन अलग अलग भी लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब सेकेंड प्रॉपर्टी, अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है एफ ऑफ एक्स dx के साथ, तो देखिए तो k आ जाएगा बाहर इंटीग्रेशन के, एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स एज इट इज। अब देखिए, अब हम आते हैं अपने क्वेश्चंस के ऊपर। जो भी अभी तक हमने डिस्कस किया है अब हम उसे सारा क्वेश्चंस की फॉर्म में समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं यहां से। अब देखिए, मुझे कोई क्वेश्चन आया कि क्वेश्चन, अब एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा यहां पर, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी बुक्स में लिखी हुई है ये बात, इंटीग्रेशन को हम एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं। अगर आपको क्वेश्चन आता है फाइंड द इंटीग्रल ऑफ, कोई भी आपको फंक्शन दे रखा हो कि फाइंड द इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स, और अगर आपको क्वेश्चन आता है फाइंड द एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो बात दोनों में सेम है। तो चलिए अब देखिए, अब मुझसे कोई क्वेश्चन बोलता है फाइंड द इंटीग्रल ऑफ 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर का मुझे इंटीग्रल निकालना है। ठीक है बच्चों, अब इंटीग्रल निकालना है 2x स्क्वायर का, क्योंकि x की टर्म्स में फंक्शन है तो मैं इसे dx लिखूंगा। अब देखिए, जो यहां पर मेरा 2 है ये कांस्टेंट टर्म है, तो मैं इसको बाहर निकाल कर लिख देता हूं। हमने इस प्रॉपर्टी में अभी पढ़ा है। अब ये आ गया x की पावर n वाला फंक्शन। देखिए अभी हमने x की पावर n जब आता है तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, मैंने आपको इंटीग्रल बताया था कि अगर x की पावर n है तो उसको हम लिखेंगे x की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 प्लस c। तो देखिए, तो इसको मैं लिख सकता हूं, 2 को एज इट इज लिखा हमने, x की पावर 2 है, x की पावर n, यहाँ पर n है 2, तो ये इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, x की पावर 3 अपॉन में 3 प्लस c, एक कांस्टेंट। तो ये आ गया बच्चों मेरा इंटीग्रल। अब हमें मार्क्स स्कोर करने हैं तो हमें साथ में ये फॉर्म भी लिखनी होगी, बिकॉज इंटीग्रल ऑफ x की पावर n dx इज इक्वल टू x की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1। ये हमें मेंशन करना होगा कि हमने कौन सा फॉर्मूला यूज करके ये रिजल्ट लिखा है। तो चलिए, ये तो था बिल्कुल बेसिक हमारा फॉर्मूला। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट। अब देखिए, अगर मुझसे कोई पूछे कि फाइंड इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर x प्लस साइन x, अगर हमसे इसका इंटीग्रल पूछा जाता है तो देखिए बच्चों, तो हम क्या लिखेंगे, इसको इंटीग्रेशन का सिंबल लगाकर साइन x, ये मेरा फंक्शन है, और dx विद रिस्पेक्ट टू x। अब मुझे ये चीज निकालनी है। अब देखिए, मैंने ऐसा कोई भी फॉर्म नहीं पढ़ा जिसके अंदर ऐसा इसका इंटीग्रल मैं निकाल पाऊं। तो हमें करना क्या होगा, हम इन दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो देखिए कैसे डिवाइड कर देंगे, मैंने लिखा e की पावर x dx को अलग इंटीग्रल में प्लस
साइन एक्स को मैंने लिखा एक अलग इंटीग्रल में। तो यहां पर बच्चों e की पावर x का इंटीग्रल क्या होता है? e की पावर x, और इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स डी एक्स हमने जस्ट अभी पढ़ा था, वो होता है माइनस ऑफ कॉस एक्स। तो e की पावर x का इंटीग्रल आ गया e की पावर, साइन एक्स का इंटीग्रल आ गया माइनस कॉस एक्स प्लस सी। तो ये आ गया बच्चों मेरा इंटीग्रल। तो चलिए अब हम आ जाते हैं अपनी एक्सरसाइज नंबर 7.1 पर और डिस्कस करते हैं उसके क्वेश्चंस जिससे हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। चलिए जैसा कि आप सब देख ही सकते हैं, ये एग्जांपल आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे अब। तो चलिए आ जाते हैं 7.1 एक्सरसाइज पर। तो देखिए क्या है पहला क्वेश्चन, फाइंड एन एंटी डेरिवेटिव। हमने अभी बताया था कि इंटीग्रल निकालना है, एंटी डेरिवेटिव निकालना है, एक ही बात है। फाइंड एन एंटी डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। हमें इंस्पेक्ट करना है। पहली बात, ऐसे क्वेश्चन पेपर में कभी नहीं आएंगे, पर फिर भी फॉर योर कन्वीनियंस मैं आपको बता देता हूं कैसे करते हैं इस तरीके के क्वेश्चन। देखिए बच्चों, मुझे पता है अब मुझसे पूछा गया है फाइंड द एंटी डेरिवेटिव ऑफ साइन 2x। अब मुझे यहां पर सीधा सीधा इंटीग्रल निकालने को नहीं बोला गया, हमें बोला गया मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। तो क्या होता है मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, चलिए देखते हैं। अब जब भी मेथड ऑफ इंस्पेक्शन हमें करना होगा तो हम क्या करेंगे, हम एक ऐसा फंक्शन सोचेंगे जिसको मैं डेरिवेट करूं तो कुछ ये आए। तो ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसको मैं डेरिवेट करता हूं, जिसका मैं डेरिवेटिव निकालता हूं, डिफरेंशिएट करने पर मुझे साइन मिले। तो ऐसा मेरे दिमाग में आ रहा है कॉस, क्योंकि मैं कॉस को अगर डिफरेंशिएट करता हूं तो मेरे को साइन मिलता है। तो चलिए डी बाई डी एक्स, यहां पर मैं लिख देता हूं cos 2x। 2x क्यों लिखा, क्योंकि साइन भी 2x के अंदर है। अब देखिए अगर मैं इसे डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या आएगा, माइनस साइन 2x पहला तो, और 2x को जब चेन रूल लगाकर अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो आएगा 2। चेन रूल क्या होता था कि पहले आप पूरे फंक्शन को डिफरेंशिएट करिए, उससे आंसर जो आएगा, फिर उसके सब पार्ट पर जाइए, जो सब पार्ट यहाँ पर है 2x, तो 2x को डिफरेंशिएट जब x की टर्म्स में करूंगा तो 2 आएगा, और उसके भी सब पार्ट पर जाइए दैट इज x। तो x को अगर मैं x के टर्म में डिफरेंशिएट करूंगा तो 1 आएगा। तो लिखूं ना लिखूं एक ही बात है। तो ये आ गया बच्चों मेरे पास माइनस 2 साइन 2x। अब देखिए अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, माइनस 1/2 डी बाई डी एक्स ऑफ cos 2x इज साइन 2x। अब d बाई डी एक्स के अगर मैं माइनस 1/2 को अंदर भी लिख दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये आ गया मेरा साइन 2x। अब बच्चों अब देखिए एक ऐसा फंक्शन जिसको डिफरेंशिएट करने पर मेरा आता है साइन 2x, तो अगर मैं साइन 2x को इंटीग्रेट करूंगा तो मेरे पास यही तो वैल्यू आएगी। तो एंटी डेरिवेटिव क्या आ गया मेरे पास, एंटी डेरिवेटिव आ गया माइनस 1/2 cos 2x। सो एंटी डेरिवेटिव of sin 2x is minus 1/2 cos 2x। चलिए ये था बच्चों मेरा पहला क्वेश्चन। अब मैं इसका एक और आपको क्वेश्चन करके दिखा देता हूं।
चलिए 2 क्वेश्चन कर लेते हैं क्योंकि 2 अलग अलग तरीके के मुझे दिख रहे हैं। दैट इज क्वेश्चन नंबर 2 आप इजीली कर सकते हैं। तो चलिए अब इसका क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा अलग मुझे दिख रहा है और हो सकता है बच्चों को इसमें डिफिकल्टी आए। तो देखिए अब कैसे करना है क्वेश्चन नंबर 5। बिल्कुल सेम अप्रोच रहेगी इस तरीके के क्वेश्चन को भी, पर मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चन कि आप इंस्पेक्शन मेथड लगाइए, ये कभी पेपर में नहीं पूछा जाता, ना आज तक पूछा गया और ना पूछा जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 5, sin 2x माइनस 4e टू द पावर 3x। मुझसे पूछा गया है कि आप एंटी डेरिवेटिव निकालिए इस फंक्शन का। तो देखो एंटी डेरिवेटिव कैसे निकालना है, फिर से मैं क्या करूंगा। अब देखो यहां पर 2 अलग अलग तरीके के फंक्शन मुझे गिवन है, तो मैं इन दोनों को अलग अलग सॉल्व करूंगा। सबसे पहले मैं sin 2x के लिए सॉल्व करूंगा। sin 2x के लिए मैंने अभी ऊपर सॉल्व किया है, तो d/dx ऑफ मैं क्या मानूंगा, अंदर cos 2x विच इज इक्वल टू माइनस साइन माइनस 1/2 sin 2x, और इन शॉर्ट अगर मैं लिखूं तो ये। अब हम आ जाते हैं अपने इस पार्ट पर। तो देखो बच्चों अब ऐसा फंक्शन मानिए जिसको डिफरेंशिएट करने पर मेरे पास e की पावर में e की टर्म्स में फंक्शन है। तो भाई एक्सपोनेंशियल फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं तो उसमें कोई चेंजेस नहीं आते हैं, तो इसलिए मैं d/dx के अंदर मानूंगा e की पावर 3x। अब देखिए e की पावर 3x को जब मैंने डिफरेंशिएट करा तो वो आएगा 3e की पावर 3x। अब बच्चों यहां तक तो ठीक है। अब मैंने क्या किया, d/dx 1/3 e की पावर 3x। अगर मैं 3 को यहां पर ले आऊं तो इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूं। अब d/dx अब मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए 4e की पावर 3x। तो 4 को मैं दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड पे भी राइट हैंड साइड पे भी मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये हो जाएगा 4/3 e की पावर 3x, और ये भी हो गया 4e की पावर 3x। तो एंटी डेरिवेटिव ऑफ 4 इंटू ई की पावर 3x क्या आ गया बच्चों, वो आ गया 4/3 e की पावर 3x। तो यहां से अगर मुझे एंटी डेरिवेटिव बताना है तो ये हो जाएगा -1/2 cos 2x, मतलब sin 2x के लिए ये एंटी डेरिवेटिव आया, फिर बीच में माइनस, और 4e की पावर 3x के लिए एंटी डेरिवेटिव क्या आया, 4/3 e की पावर 3x। तो ये हो गया 1/2 cos 2x माइनस 4e की पावर 3x/3। तो ये हो गया बच्चों हमारा एंटी डेरिवेटिव निकालने का तरीका। चलिए अब हम आ जाते हैं अपने मेन क्वेश्चन पर। अब देखिए अब क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट होते हैं इंटीग्रेशन के असली क्वेश्चन, और कैसे करेंगे इसे सॉल्व चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रल्स इन एक्सरसाइज 6 to 20। 6 से लेकर 20 तक सबके इंटीग्रल निकालिए। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, इंटीग्रल ऑफ 4e की पावर 3x प्लस 1। मुझे इसका इंटीग्रेशन निकालना है। अब देखिए बच्चों अब इसका इंटीग्रेशन निकालना है तो मैं क्या करूंगा, मैं इंटीग्रल को दोनों फंक्शंस पर ले जाऊंगा, अलग अलग लिख दूंगा, जो हमने प्रॉपर्टी में पढ़ा भी था। तो इसको मैंने लिखा ऐसे, इसको मैंने लिखा ऐसे। क्यों, क्योंकि मुझे पता है अगर f of x प्लस g of x, तो मैं इसको इस फॉर्म में इंटीग्रल ऑफ f of x dx भी लिख सकता हूँ, प्लस इंटीग्रल ऑफ g of x dx भी लिख सकता हूँ। चलिए
अब ये लिख दिया मैंने। अब ये कांस्टेंट टर्म है तो कांस्टेंट टर्म को मैंने बाहर निकाल कर लिख दिया इंटीग्रल के, आ गया इस फॉर्म में। हमने अभी पढ़ा था अगर एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रल निकालना है तो होता है बिल्कुल सेम। अब बच्चों जैसा हमने डिफरेंशिएशन में पढ़ा था, अगर मुझे डिफरेंशिएट करना होता था e की पावर 3x को, तो मैं क्या करता था, e की पावर 3x लिखा और ऊपर जो e की पावर में है उसको भी x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते थे और जो डिफरेंशिएट कर आता था उसे मल्टीप्लाई कर देते थे। तो यहाँ पे 3 आता था तो डिफरेंशिएट करने पे आता था 3 e की पावर 3x। इंटीग्रेशन में मल्टीप्लाई ना होकर डिवाइड होगा। जो ये 3 है, आप देखिए e की पावर 3x को इंटीग्रेट किया, आ गया e की पावर 3x, और जब इसकी पावर के अंदर जो भी कांस्टेंट वैल्यू है वो आ जाएगी डिनोमिनेटर में। तो चलिए इस तरीके से करेंगे हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन को इंटीग्रेट। अब dx का इंटीग्रल मैंने आपको बताया ही था, होता है x और साथ में आ जाएगा एक कांस्टेंट। तो इंटीग्रल की वैल्यू क्या आ गई, 4e की पावर 3x अपॉन में 3 प्लस x प्लस c। ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 6। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 हमें बताता है कि फंक्शन जो है एक्स स्क्वायर 1 माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर dx। अब देखिए बच्चों, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन सॉल्व करते हुए हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए? हमारी अप्रोच होनी चाहिए कि हम अपने क्वेश्चन को, जो हमें क्वेश्चन गिवन है, वो हम उस फॉर्म में कन्वर्ट कर दें जो हमने पहले से पढ़ रखी है और जिसका इंटीग्रल मुझे पता है। अब इस फंक्शन का तो इंटीग्रल भाई मुझे नहीं पता कि क्या होता है, पर मैं इसको एक ऐसी फॉर्म में तो कन्वर्ट कर सकता हूं ना जहां का इंटीग्रल मुझे पता हो। तो अब जो उस फॉर्म में कन्वर्ट करना ही सारा खेल है इंटीग्रेशन के अंदर। अगर आपने ये खेल सीख लिया तो इंटीग्रेशन का एक भी सवाल ऐसा नहीं होगा जो आपसे ना हो पाए। देखिए अब मैं करूंगा क्या, मैं एक्स स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हुआ तो हो गया ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी एक्स। तो बच्चों अब मैंने फिर से इंटीग्रेशन को, इंटीग्रल के सिंबल को दोनों फंक्शन के साथ लिख दिया तो कुछ इस तरीके का बन गया। अब मुझे पता है कि इंटीग्रल ऑफ एक्स की पावर n dx होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1। ये हमने बात अभी पढ़ी थी। तो इसी तरीके से एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब बाय 3। कैसे, x की पावर 2 प्लस 1 अपॉन में 2 प्लस 1, तो ये आ गया एक्स क्यूब बाय 3 और इसके साथ आ गया माइनस एक्स, क्योंकि dx का इंटीग्रल होता है x प्लस c। तो ये आ गया बच्चों मेरा इंटीग्रल। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 9, आपको दोनों में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको दिक्कत आती है तो हमसे चैट के थ्रू पूछ सकते हैं, पर मैं चाहता हूं कि आप एक एक क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करें, क्योंकि खुद से सॉल्व करेंगे तभी आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, इंटीग्रल ऑफ रूट एक्स माइनस 1 बाय रूट एक्स बाय 2। आधे बच्चों को तो यहीं पर डर लग जाता है कि भाई इंटीग्रेशन के अंदर रूट आ गया तो मैं तो इसे सॉल्व ही नहीं करूंगा, पर इससे आसान क्वेश्चन नहीं होते हैं। चलिए, जितना इंटीग्रेशन में कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आपको दिखेगा समझ लेना बच्चों, उतना ही वो आसान क्वेश्चन है। अब देखो, अब हमें पता है a माइनस बी होल स्क्वायर है, तो इसको मैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab भी लिख सकता हूँ। तो चलिए लिख डालते हैं। तो ये हो गया x प्लस 1 बाय एक्स माइनस 2 इंटू रूट एक्स इंटू 1 बाय रूट एक्स।
या इसको भी अगर मैं आइडेंटिटी के टर्म्स में लिख दूँ, देखिए अब रूट एक्स का स्क्वायर एक्स, 1/√x का स्क्वायर 1/x माइनस 2, और इसको हम इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू dx। तो देखिए अब बच्चों, अब यहां पर मुझे क्या चीज याद रखनी है, बच्चे इसको क्या करते हैं, इसको लिखा इंटीग्रल ऑफ x की पावर -1 dx। ये बहुत कॉमन मिस्टेक है जो बच्चे करते हैं, और x की पावर -1 + 1 -1 + 1 और इसको 0 लिख देते हैं। पहली बात तो ये नॉट डिफाइंड हो गया क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 आ गया। तो इस चीज का हमें खासा ध्यान रखना है, ये गलती हम नहीं करेंगे। इंटीग्रल ऑफ 1/x, यहां पर भी dx, यहां पर भी dx, यहां पर भी dx, तो x, पहली बात ये तो आ गया मेरा फंक्शन x की पावर n वाला, तो इसको तो मैं सीधा लिख देता हूं x²/2। कैसे? x की पावर 1 + 1 अपॉन में 1 + 1, ये आ गया x की पावर x²/2। अब 1/x dx का इंटीग्रल होता है log ऑफ मॉड्यूलस x, ये बात अभी हमने पढ़ी थी। शायद मैं आपको ये चीज लिखवाना भूल गया हूं, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम। अगर इंटीग्रल ऑफ 1/x मुझसे पूछा गया है तो उसका इंटीग्रल होता है log ऑफ मॉड्यूलस x + c। अभी मॉड क्यों है? क्योंकि बच्चों लॉग के अंदर, लॉगरिथमिक के अंदर नेगेटिव नंबर नहीं आ सकता है, तो इसलिए हम हमेशा मॉड्यूलस लगा देते हैं। चलिए अब यहां मेरा आ गया log ऑफ मॉड्यूलस x, यहां पर मेरा आ जाएगा -2x, क्योंकि 2 बाहर गया, dx का इंटीग्रल x + c। तो ये आ गया बच्चों मेरा इसका इंटीग्रल। यहाँ पर जो मुझे साथ में जो चीज़ें लिखनी थी वो लिखनी थी कि इंटीग्रल ऑफ x की पावर n dx, क्योंकि मैंने इसे यूज़ किया है यहाँ पर n + 1, और इंटीग्रल ऑफ 1/x dx दैट इज log ऑफ मॉड्यूलस x। तो ये बातें बच्चों हमें यहाँ पर लिखनी होती हैं। चलिए, ये था बच्चों मेरा क्वेश्चन नंबर 10। अब हम एक और क्वेश्चन देखते हैं इस लेक्चर के अंदर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। अब देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, x³ + 3x + 4 अपॉन में √x dx, इसका इंटीग्रल निकालना है मुझे। x³ + 3x + 4 अपॉन में √x dx, मुझे इसका इंटीग्रल निकालना है। अब इस तरीके के क्वेश्चन को मैं अपनी पता हो, जो मुझे पता है उस फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करूं। तो देखिए, मैं हर वैल्यू को, हर न्यूमरेटर की एक टर्म को डिनोमिनेटर की टर्म से डिवाइड कर देता हूं, अलग अलग लिख देता हूं। क्यों अलग अलग लिखा मैंने, क्या रीजन था अलग अलग लिखने का? क्योंकि और तो मुझे कोई तरीका यहाँ पर दिख ही नहीं रहा है। तो देखिए, अब मुझे पता है कि मैंने अलग अलग लिख दिया, अब मैंने डिवाइड कर सकता हूँ। हमारा जो इंटीग्रल है वो हर फंक्शन के साथ अलग अलग अब मैं लिख सकता हूँ। तो देखिए, अब x³ √x, इसको कैसे आगे सॉल्व करूं? तो देखिए बच्चों, √x होता है 1/2, तो x³ क्योंकि डिवाइड हो रहा है तो -1/2, मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं। सिमिलरली 3x1 -1/2, और सिमिलरली 4x की पावर -1/2 dx। तो ये हो गया बच्चों मेरा x की पावर 5/2 प्लस 3x की पावर 1/2 प्लस 4
एक्स की पावर -1/2। अब मैं इसको आगे फिर से अलग अलग लिख देता हूँ, 5/2 dx प्लस एक्स की पावर 3x की पावर 1/2 dx प्लस 4 इंटू एक्स की पावर -1/2 dx। चलिए अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था x की पावर n का इंटीग्रल, इस x की पावर n+1 अपॉन में n+1, यहां पर n की वैल्यू फ्रैक्शनल भी हो सकती है, जरूरी नहीं है हमेशा इंटीग्रल वैल्यू हो, ये फ्रैक्शनल भी हो सकती है। तो चलिए, तो अब लगाते हैं हम यही फॉर्मूला। तो ये हो जाएगा x की पावर 5/2 + 1 अपॉन में 5/2 + 1। सिमिलरली 3 बाहर आ जाएगा इंटीग्रल के, और x की पावर 1/2 + 1 अपॉन में 1/2 + 1। 4 बाहर आ जाएगा इंटीग्रल के, और x की पावर -1/2 का इंटीग्रल, x की पावर -1/2 + 1 -1/2 + 1। तो ये हो गया x की पावर 7/2, और यहां पर भी आएगा 7/2 प्लस 3x की पावर 3/2 अपॉन में 3/2 प्लस 4x की पावर 1/2 अपॉन में 1/2। तो अगर मैं इसको अरेंज कर कर लिखूं तो ये हो गया बच्चों, यहाँ पर हमने एक c लिखना भूल गए, कांस्टेंट टर्म, 7/2 प्लस 2x की पावर 3/2 प्लस 8x की पावर 1/2 प्लस c। तो ये आ गया मेरा इंटीग्रल ऑफ दिस गिवन फंक्शन। तो इस तरीके से हम करते हैं इंटीग्रल। अब बाकी के क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज के हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल टाइम टेक केयर। अगर आपको कोई भी डाउट हो इंटीग्रेशन में इस वीडियो में, तो आप हमसे चैट में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।